नमस्कार। आज हम लेखक जीएम सोलंकी की ई बुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। विषय है टमाटर का झुलसा रोग। सोलंकी जी की किताब बताती है कि ये रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज का हमारा मकसद है इस किताब से समझना कि ये रोग असल में है क्या, इसके लक्षण क्या है और इसे रोकें कैसे। बिल्कुल। ये रोग, जैसा कि सोलंकी अपनी किताब में विस्तार से बताते हैं, अल्टरनेरिया सोलानी नाम की एक फफूंद से होता है। और अगर सही समय पर इसे पहचाना ना जाए, रोका ना जाए, तो उपज में भारी कमी आ सकती है, ये निश्चित है। तो चलिए सोलंकी के विश्लेषण के आधार पर इसे ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही है कि किसान इसे पहचानेंगे कैसे खेत में। सोलंकी की किताब के हिसाब से पत्तियों पर क्या खास लक्षण दिखते हैं? देखिए, सोलंकी की किताब इस पर काफी रोशनी डालती है। लक्षण जो है वो आमतौर पर निचली, जो पुरानी पत्तियां होती हैं, उनसे शुरू होते हैं। इन पर गोल या थोड़े टेढ़े मेढ़े से गहरे भूरे या काले धब्बे बनने लगते हैं। और सबसे खास बात जिसका जिक्र सोलंकी करते हैं वो है इन धब्बों के अंदर बनने वाले छल्लेदार निशान, जैसे बैल की आंख होती है ना। अच्छा, उसे बुल्स आई इफेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, बुल्स आई इफेक्ट, ये नाम ध्यान रखने वाला है। जी हाँ। और इन धब्बों के आसपास का जो हिस्सा है वो पीला पड़ने लगता है। अगर रोग बढ़ जाए तो फिर ये धब्बे तने पर भी आ जाते हैं और अंत में पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। ओह, तो मतलब पत्तियां ही झड़ जाती हैं। हाँ, और नतीजा फल छोटे रह जाते हैं, उपज कम हो जाती है। ये किसानों के लिए सीधा आर्थिक नुकसान है, जैसा सोलंकी जी भी पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, तो ये बुल्स आई इफेक्ट ही इसकी एक तरह से खास पहचान है ना, जिसके बारे में सोलंकी जी ने बताया है। ये जानना तो बहुत जरूरी था। और सोलंकी की किताब के मुताबिक ये फैलता कैसे है, मतलब कौन से हालात इसके लिए मददगार होते हैं? हाँ, फैलने की बात करें तो सोलंकी के विश्लेषण के अनुसार इसके लिए गर्म और नमी वाला मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर जब तापमान समझिए 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और हवा में नमी 80% से ज्यादा हो। अच्छा, गर्मी और नमी जी। और किताब में ये भी साफ बताया गया है कि अगर खेत में पिछली फसल के सड़े गले हिस्से पड़े रह जाएं, मतलब साफ सफाई ना हो, या फिर पौधों के बीच हवा आने जाने की ठीक से जगह ना हो, पौधे बहुत पास हो, या फिर पानी ज्यादा दे दिया जाए, तो ये फफूंद तेजी से फैलती है। यहाँ तक कि संक्रमित बीज से या पौध से या मिट्टी में जो फफूंद पहले से मौजूद हो, उससे भी रोग शुरू हो सकता है। समझ गए, मतलब खेत की साफ सफाई और पौधों की सही देखभाल ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसके नियंत्रण पर। क्या सोलंकी की किताब में जैविक तरीकों का भी जिक्र है? आजकल किसान काफी ध्यान दे रहे हैं इन पर। हाँ बिल्कुल, सोलंकी जी जैविक नियंत्रण को काफी अहमियत देते हैं, ये अच्छी बात है। उनकी किताब में कुछ मित्र फफूंद और बैक्टीरिया का जिक्र मिलता है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी। जी, ये एक मित्र फफूंद है। इसे 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी गई है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है जी। इसी तरह सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है। ये एक फायदेमंद बैक्टीरिया है। उसे 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इस्तेमाल करने को कहा गया है। नीम का तेल भी है, खासकर 1500 पीपीएम वाला। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। उसे हर 7 से 10 दिन पर छिड़कना भी फायदेमंद बताया गया किताब में। नीम का तेल तो वैसे भी काफी कारगर माना जाता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात जो सोलंकी बताते हैं वो है साथी फसलें लगाना, जैसे टमाटर के साथ गेंदे का फूल या मेथी लगा देना। ये भी रोग को रोकने में मदद करता है एक तरह से। अरे वाह, यानी गेंदे का फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बीमारी भी रोकता है। ये तो वाकई दिलचस्प बात है सोलंकी की किताब से। लेकिन मान लीजिए जैविक उपाय पूरी तरह असरदार न हो रहे हों, तब रासायनिक विकल्पों के बारे में सोलंकी जी क्या कहते हैं? देखिए, रासायनिक विकल्पों पर सोलंकी जी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। किताब में साफ लिखा है कि फफूंदनाशकों का इस्तेमाल पैकेट पर दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही करना चाहिए। मात्रा वगैरह का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ असरदार दवाओं का जिक्र है, जैसे मैनकोजेब 75% WP मतलब वेटेबल पाउडर, जो पानी में घुल जाता है। इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर बताई गई है। मैनकोजेब, ठीक है। हाँ, फिर क्लोरोथैलोनिल 75% WP 2 ग्राम लीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 से 3 ग्राम लीटर, या फिर एक कॉम्बिनेशन आता है कार्बेंडाजीन 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 2 ग्राम लीटर। इसका भी जिक्र है। पर सोलंकी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। वो क्या? वो ये कि फफूंद में दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मतलब रेजिस्टेंस पैदा ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रासायनिक समूह की दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। रोटेशन जरूरी है। एक ही दवा बार बार इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसका असर कम हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, दवाओं को रोटेट करना। तो अगर हम सोलंकी जी की किताब की सारी बातों का एक निचोड़ निकालें, तो सबसे जरूरी क्या है किसानों के लिए? निचोड़ यही है, जैसा सोलंकी जी भी कहते हैं, कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और बुनियादी बातें बहुत कारगर हैं। फसल चक्र अपनाना मतलब एक ही खेत में बार बार टमाटर न लगाना, खेत को साफ रखना, पौधों के बीच हवा लगने के लिए सही दूरी रखना, और अगर मुमकिन हो तो रोग प्रतिरोधी किस्में चुनना, ये बहुत मदद करता है। और जैसे ही रोग के शुरुआती लक्षण दिखें, फौरन जैविक उपायों को अपनाना चाहिए। और रासायनिक तभी जब जरूरी हो। बिल्कुल, रासायनिक नियंत्रण तभी करें जब वाकई जरूरत हो और जैविक तरीके उतने कारगर ना हो रहे हों। सोलंकी जी एक संतुलित नजरिए की बात करते हैं। तो ये थी लेखक जीएम सोलंकी की ई बुक से टमाटर के झुलसा रोग के बारे में कुछ खास और अहम जानकारियां। वाकई काफी उपयोगी बातें पता चली आज। बिल्कुल, सोलंकी की किताब का सार यही है कि सही जानकारी हो और सही समय पर कदम उठाया जाए तो फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। और यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्या भविष्य में टमाटर या दूसरी फसलों के रोगों का पैटर्न भी बदल सकता है? क्या ये रोग और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो जीएम सोलंकी जैसे विशेषज्ञों की बताई हुई नियंत्रण रणनीतियों में हमें किस तरह के नए बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।